प्यारे बच्चों, प्लांट किंगडम टॉपिक अभी चल रहा है हमारा और हमने एल्गी कंप्लीट किया था लास्ट के लेक्चर में। आज नेक्स्ट प्लांट किंगडम का नेक्स्ट फाइलम ब्रायोफाइट करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने एनसीईआरटी के पीडीएफ। ब्रायोफाइट तो आपके सामने ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइट के बारे में समझेंगे। पर्पस हमारा एनसीईआरटी को समझना, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए कि ब्रायोफाइट में दो ग्रुप इंक्लूड होता है। एक ग्रुप है मॉसेस और दूसरा ग्रुप है लीवर वर्ट। दोनों में यदि ज्यादा डेवलप पूछा जाए तो ज्यादा इवॉल्व जो बाद वाला होता है वो ज्यादा इवॉल्व होता है यूजुअली। तो मॉसेस आर मोर इवॉल्व देन लीवर वर्ट। तो दोनों को सेपरेटली हमें करना भी है, लेकिन एक एक जनरल डिस्क्रिप्शन पहले ब्रायोफाइट का करेंगे कि ब्रायोफाइट जो है वो मॉइस्ट प्लेसेस पर होते हैं, शेडी एरियाज में होती हैं। तो ऑब्वियसली ये हिल्स पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, हमें हिली एरियाज पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है कि किस प्लांट किंगडम के को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये देखो, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को कहते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट के रिगार्ड में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं कि एम्फीबिया की तरह, इसे एम्फीबिया को आप रिकॉल करो, एनिमल किंगडम आप पढ़ते हो कि एम्फीबिया जो थे वो पहले एनिमल्स थे, पहले वर्टिब्रेट थे जिन्होंने लैंड लाइफ के लिए खुद को अडेप्ट करना चाहा, लेकिन लैंड कंडीशन के लिए वो पूरी तरह से अडेप्ट नहीं हो पाए। तो वो कुछ समय अपना लैंड पर भी बचाते हैं, लेकिन रिप्रोड्यूस करना हो तो वो कहाँ पर जाते हैं? पानी। ब्रायोफाइट के साथ भी यही है। ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए अक्सर ब्रायोफाइट आपको वहीं पर मिलेंगे जहां पर नियर बाय पानी हो। तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन होते कहाँ पर है? ये लैंड पर होते हैं। दैट्स व्हाई एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर होता है। एक लाइन ये लिखी है कि दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल। ये हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन ये समझ लो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल चाहिए। सॉइल किससे बनता है? सॉइल उसके पास सॉइल बनता है रॉक से। तो रॉक जो है, रॉक को तोड़ेगा कौन, ब्रेक कौन करेगा? जिसके पास डिकम्पोज करने वाले एंजाइम्स हो। तो वो एंजाइम्स ब्रायोफाइट के पास होता है। और दूसरा जो लाइकेन होते हैं, तो एक्चुअली रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करने का जो क्रेडिट मेनली जाता है इन्हीं दोनों को जाता है, ब्रायोफाइट और लाइकेन्स को जाता है। और उन्होंने सॉइल डेवलप किया और उसी सॉइल पर सक्सेशन, प्लांट का सक्सेशन है ना, सक्सेशन का एक ऑर्डर होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लांट ग्रो करते हैं। तो वो सॉइल तैयार करने का काम किसने किया? ब्रायोफाइट ने किया। तो इसलिए कहते हैं कि इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया प्लांट के सक्सेशन में। प्लांट के थैलस के बारे में हम देखें, प्लांट के बॉडी के बारे में हम देखें तो प्लांट बॉडी जो होती है वो भी थाइलॉइड स्ट्रक्चर है, एल्गी की तरह। जैसे एल्गी में, एल्गी से थोड़ा सा ये इवॉल्व, थोड़ा सा इवॉल्व इस सेंस में है कि एल्गी में रूट स्टेम लीव्स नहीं होते थे, वो यहाँ भी नहीं होते, लेकिन उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। फिर एक टर्म है कि इनके जो थैलस प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये दो तरह से ग्रो कर सकते हैं। जब वो वर्टिकली ग्रो करेगा तो इरेक्ट कहेंगे, जब ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा तो प्रोस्ट्रेट कहेंगे। तो ये सारे टर्म्स को समझना चाहिए। They're attached to substratum by unicellular और multicellular rhizoid। तो rhizoid टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है। rhizoid रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये रूट नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई रूट नहीं है तो फिर रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड क्यों कहते हैं, किस मामलों में ये रूट से अलग है? तो कुछ सिमिलैरिटी रूट से तो ये है कि वह एंकर इसका काम करते हैं, लेकिन ये ग्राउंड को उतना फॉर्मली अटैच नहीं करते जितना रूट करते हैं। रूट में रूट कैप होता है, यहाँ पर रूट कैप नहीं होता। रूट में वेस्कुलर बंडल होता है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल नहीं होता। तो दीज आर द डिफरेंस इन रूट एंड राइजोइड। ये दो जो ग्रुप हैं ब्रायोफाइट के,
एक ग्रुप का नाम है लिवरवुड, जहां पर यूनिसेलुलर राइजोइड होता है, और जो मल्टी सेलुलर है वो किसमें होगा, मॉसेस में। तो दो हो गया। इसके बाद जैसे हमने एल्गी में किया था, कंपेरेटिव अकाउंट को ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे एक फाइला से आप दूसरे फाइला में जाते हो, तो वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस आई। हमने किया था एल्गी में, कि एल्गी में एक ही तरह का प्लांट होता है, उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमीट बनाने वाला। स्पोरोफाइटिक प्लांट वहां पर नहीं होता, यहाँ पर दोनों ही होते हैं। गैमेटोफाइट भी होता है जो गैमेट्स बनाता है, और स्पोरोफाइट भी होता है जो स्पोर्स बनाता है। तो मेन कौन है दोनों में, दो तरह के प्लांट है, तो कोई एक मेन रोल प्ले करेगा। मेन रोल कौन प्ले करता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट प्लांट जो है वो मेन रोल प्ले करता है। गैमीट बनाने वाले प्लांट को कहते हैं, मेन रोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है ना। फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट करता है, स्पोरोफाइट नहीं करता। तो मेन रोल किसका हो, तो गैमेटोफाइट का हो। सेक्स ऑर्गन जो इसमें होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन होता है, एंथीरोजॉइड और आर्किगोनियम। अब कंपेयर करो, यहाँ पर एंथ्रीडियम हमने वहां भी किया था, कहाँ पे, एल्गी में। लेकिन आर्किगोनियम वहां पर नहीं किया। वहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम कहते हैं, यहाँ पर आर्किगोनियम कहते हैं। तो आर्किगोनियम पहली बार कहाँ पर आया, ब्रायोफाइट। एंथ्रीडियम पहली बार कहाँ पर आया, वो आया था उधर एल्गी में। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के एंथ्रीडियम में, कि एंथ्रीडियम ऑफ एल्गी यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, और ये जैकेटेड होते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमने एक डायग्राम बना रखा है, ये एंथ्रीडियम है, ऊपर से कवरिंग देख रहे हो, ये जैकेटेड है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। गैमेटोफाइट के ऊपर ये एंथ्रीडियम लगा हुआ है, और दूसरे गैमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम लगा हुआ है ना। इसके लाइफ साइकिल को समझते हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन है वही लाइफ साइकिल है। तो एंथ्रीडियम जो है मेल गैमेट बनाता है। इसके मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एंथीरोजॉइड्स, है ना। ये देखो लिखा ना एंथीरोजॉइड्स, क्या फीचर इसका, बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट होता है। बाइफ्लैजिलेटेड क्योंकि इनके जो गैमेट्स होते हैं ना, ब्रायोफाइट के, मेल गैमेट का नाम क्या है, एंथीरोजॉइड, जो कि मोटाइल होता है। तो मोटाइल है तो पानी में स्विमिंग करके वो आर्किगोनियम तक पहुंचेगा। आर्किगोनियम ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आप देख रहे हो। इसके अंदर एग प्रेजेंट होता है, एग बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि वो नॉन मोटाइल होता है। तो इसके माउथ से एंट्री होती है बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट की, फिर आर्किगोनियम में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के कारण जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जायगोट, जायगोट 2n है। जायगोट से स्पोरोफाइटिक जनरेशन शुरू होता है। एन वाले जो जनरेशन होते हैं वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन, 2 वाले जो जनरेशन होते हैं वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो एग और मेल गैमेट मिल करके क्या बना, जायगोट। जायगोट की प्लॉइडी 2n है ना, एन मिल करके 2n बना। अब ये जायगोट देखो अंदर, हमने एल्गी में किया था कि जायगोट में जायगोटिक मियोसिस होता है। जायगोट एम्ब्रियो में नहीं बदलता, लेकिन ये एम्ब्रियोफाइट है, ये एम्ब्रियो में चेंज होता है। जो जायगोट एम्ब्रियो में बदलेगा, और वो एम्ब्रियो स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाएगा। ये जो आप ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है। स्पोरोफाइटिक प्लांट के 3 पार्ट होते हैं। एक जो राउंड सा स्ट्रक्चर देख रहे हो वो कैप्सूल है, ये बीच में स्टॉक सीटा, और नीचे जो अटैच होता है इसको फुट कहते हैं, इसको फुट कहते हैं। तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट का नाम याद रखना है, क्या नाम है, कैप्सूल, सीटा एंड फुट। लेकिन स्पोरोफाइट का सेपरेट एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होता, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। दे रिमेन अटैच टू गेमेटोफाइट। एक्चुअली वो गेमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं, अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, हैबिटेट के लिए डिपेंड करते हैं, और शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो कैप्सूल के अंदर देखो क्या है, स्पोर मदर सेल, स्पोर बनाने वाला जो सेल है, स्पोर मदर सेल, वो 2n है ना। स्पोर मदर सेल कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। फिर इसमें स्पोरिक मियोसिस हो, प्लांट में ना स्पोर बनाने के समय मियोसिस हो, तो स्पोरिक मियोसिस हो गया। स्पोरिक मियोसिस से अब जो स्पोर्स बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। यहीं से गैमेटोफाइटिक जनरेशन अब स्टार्ट हो जाए, गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाए। तो स्पोर बना, स्पोर लिबरेट हुआ,
और जब कंडीशन फेवरेबल आएगा तो यही स्पोर गेमेटोफाइट में बदल जाएगा। जब ये स्पोर डायरेक्टली गेमेटोफाइट में बदलते हैं ना, जैसा कि लिवर वर्ट में होता है, इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। स्पोर डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, गेमेटोफाइट में चेंज हो गया डायरेक्टली। लेकिन मॉसिस में थोड़ा सा अलग है कि मॉसिस में स्पोर पहले प्रोटोनीमा में चेंज हो और फिर ये प्रोटोनीमा गेमेटोफाइट में चेंज हो। तो जब बीच में प्रोटोनीमा स्टेज आता है तो इसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि एनिमल में होता है ना कि लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये इसकी लाइफ साइकिल है जो इस वाले सेक्शन में लिखा हुआ था ना, तो उसी चीज को हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा सा इसका इंप्रेशन अच्छा से हो, अच्छे से इसका ज्ञान हो जाए। लास्ट ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। हमने एल्गी में किया था कि एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि एल्गी आर द मेन प्रोड्यूसर इन द ओशन, तो इसलिए उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लेकिन उस हिसाब से आप देखो यहाँ पर ब्रायोफाइट का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो उतना नहीं है, लिटिल इंपॉर्टेंस है। तो क्या क्या है वो थोड़ा दो तीन जो भी है उनको समझना है। एक तो है कि ये फूड प्रोवाइड करते हैं किनके लिए, हर्बेसियस हर्बीवोर्स के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स एंड अदर मैमल्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्फैग्नम, स्फैग्नम मॉस है वो। एक तो जब स्फैग्नम की डेथ हो जाती है तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद, वो एक कोल में, इंफीरियर क्वालिटी का कोल होता है, पीट जिसको हम कहते हैं, तो ये स्फैग्नम से बनता है। लेकिन एक और जो रोल है स्फैग्नम का कि स्फैग्नम ने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा, वो कई गुना ज्यादा वाटर को है होल्ड कर सकते। तो इससे क्या फायदा क्या मिलता है, इससे सीडलिंग से आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूर तक लेके जाना है तो उसको मॉइस्ट रखना पड़ेगा ना, तो सीडलिंग कहते हैं यंग प्लांट को। उसको हम स्फैग्नम को पानी में डुबो करके उसको लपेट देते हैं। तो जब हमने लपेट दिया उस पर तो वो मॉइस्ट रखेगा, जब तक रूट, यदि हम प्लांट को मॉइस्ट नहीं रखेंगे तो मर जाएगा। तो स्फैग्नम उसमें हमें हेल्प करता है। और तीसरा जो ये लिखा है, जो इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था कि मॉसेस अलोंग विद lichens are the first organism to colonize rock and hence of great economic importance। है ना, वही रॉक को कन्वर्ट करने में सॉइल में कन्वर्ट करने में ब्रायोफाइट्स में स्पेशली मॉसेस एज वेल एज लाइकेंस, क्योंकि लाइकेंस के पास वो एंजाइम्स होते हैं जो रॉक को डिसॉल्व कर सके। तो रॉक जब तक डिसॉल्व नहीं होगा तो वो सॉइल में कैसे कन्वर्ट होगा, और सॉइल तैयार नहीं होगा तो हायर प्लांट के लिए तो सॉइल चाहिए ना, तो उसमें इनका रोल काफी बड़ा है। ठीक है, तो एक और रोल है इसका कि मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल। ये पकड़ के, ये मिट्टी को ना पकड़ के रखते हैं, क्योंकि मॉसेस में जो राइजोइड होते हैं वो मल्टी सेलर है उनका जो राइजोइड है, तो वो पकड़ करके होल्ड रखते हैं ताकि सॉइल का इरोजन ना हो। सॉइल बनने में कितने हजारों साल लगते हैं, और पानी के साथ यदि बह गया तो फिर तो प्लांट डेवलप कैसे होगा, हायर प्लांट के रूट बड़े बड़े होते हैं, उनको तो, उनके लिए तो मिट्टी चाहिए। तो इसलिए ये मैट का रोल प्ले करते हैं, मैट की तरह पकड़ के रखते हैं सॉइल। तो ये दिस इज अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नाउ इसको दो ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, मॉसेस और एक लिवरवर्ट। तो पहले लिवरवर्ट पर आते हैं। लिवरवर्ट मतलब एक स्मॉल साइज का, और लिवर मतलब सेब के घर, है ना, इनका जो शेप है इन ग्रुप के प्लांट का वो लिवर की तरह होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिवरवर्ट। तो मॉइस्ट प्लेसेस पर, शेडी प्लेसेस पर ये इसका हैबिटेट है। इसका जो थाइलॉइड है, लिवरवर्ट का जो थाइलॉइड होता है वो, ये दो टर्म है, डॉर्सी वेंट्रल एंड अप्रेस टू द सबस्ट्रेट। डॉर्सी वेंट्रल दो टर्म है इसमें, डॉर्सल एंड वेंट्रल। जो पार्ट बॉडी का सन को फेस करता है, ऊपर वाला पार्ट, उसको डॉर्सल कहते हैं, और जो पार्ट ग्राउंड को फेस करता है उसको वेंट्रल कहते हैं। तो डॉर्सी वेंट्रल हो गया, फ्लैट होते हैं ये, है ना, ये फ्लैट होते हैं, तो डॉर्सी वेंट्रल पार्ट हो गया। एंड
क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेटम, तो सबस्ट्रेटम के साथ ये चिपका हुआ होता है, तो इसका मतलब यही हो गया। इनके जो लीफी मेंबर्स हैं, इनमें लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, द टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ना, कहा स्टेम नहीं होता लेकिन स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिस पर दो रोज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं। लीफी कहने का मतलब ये नहीं कि वो लीफ है, लीफ की तरह का स्ट्रक्चर है, तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। लिवर वर्ट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक चीज दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो वो दोनों पार्ट एक नया नया बना लेगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्ट्रक्चर होता है जीमा या जीमे या गेमे भी बोलते हैं इसको, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। ये बड है, इस बड के बारे में पूछा जाता है कि ये बड, देखो इसके फीचर लिखे हुए हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में, ग्रीन कलर का होता है। अब बड से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूनिसेलुलर होगा, नहीं है ऐसा, ये मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बड है ना। एक 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 कैविटी के अंदर, रिसेप्टिकल के अंदर डेवलप होता है ये, इसी को क्या बोलते हैं, गेमा कप। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में ये बड डेवलप होगा, ये मल्टी सेलुलर, ये बाहर निकल करके फिर वो एक नया प्लांट बना लेगा। इस तरह से इसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, अभी हमने बताया था मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। ये दोनों यदि एक पर डेवलप्ड है, एक पर प्रेजेंट है, तो उसका एग्जाम्पल है रिक्सिया, और अलग अलग है तो उसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। इस ग्रुप के यही दो मेन एग्जाम्पल। रिक्सिया जो होता है वो मोनोसियस है, मतलब एक ही गैमेटोफाइट पर मेल ऑर्गन भी होगा और फीमेल ऑर्गन भी होगा। और जो दूसरा है, जिससे तुम डायग्राम में भी तुम देख सकते हो, एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम है जिसमें ये मिक्स मार्केंसिया का ही डायग्राम तो है, देख रहे हो इसमें मेल, ये आर्किगोनियोफोर, ये आर्किगोनियम है, ये एंथ्रीडियोफोर एंथ्रीडियम है। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल सेपरेट है, तो ये डायोसियस है। और रिक्सिया में दोनों एक ही पर होता है तो वो मोनोसियस है। ठीक है। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं, अभी हमने बताया भी था, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल जिसके अंदर वही स्पोर्स मदर सेल होता है और मेयोसिस के बाद वो स्पोर बनाते हैं। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल हम आपको बताइए। मोसिस, मोसिस में दो स्टेज, जैसा हमने लाइफ साइकिल में भी बताया भी था कि एक स्टेज आता है, क्योंकि तो मोसिस में डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता। एक है प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज, दोनों में अंतर क्या है? जो स्पोर से डायरेक्टली बनेगा वो प्रोटोनिमा बनेगा। इसकी गैमेटोफाइट दो तरह की, जो स्पोर से डायरेक्टली बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोटोनिमा बनेगा। प्रोटोनिमा इज फिलामेंट स्ट्रक्चर, फिलामेंट की तरह फिलामेंट स्ट्रक्चर। और जो दूसरा है लीफी स्टेज, लीफी स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनता है। अब प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फर्क है, और भी याद रखो कि जो स्पोर्स से डेवलप होगा ना वो प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है वो बना देगा प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ऐसा प्रोटोनिमा विच इज डेवलप्ड फ्रॉम, not developed from not developed directly from the spore, from other part of the gametophyte, उसके रूट लाइक स्ट्रक्चर से बन जाए, उसके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से बन जाए, या डैमेज पार्ट से बन जाए, उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। मतलब किसी वेजिटेटिव पार्ट से, गेमेटोफाइट के वेजिटेटिव पार्ट से जो प्रोटोनिमा बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, तो लीफी स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होता है। They consist of upright, slender, axis, spirally arranged leaves. Spirally arranged leaves होता है, they are attached to the soil. देखो यही है ना मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइट, यही मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि जो लिवर वर्ट होते हैं उसमें यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड राइजोइट होता है, यहाँ पर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइट होता है। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, है ना, इस स्टेज पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे बडिंग होती है, यहाँ पर बड किस में बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बनता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द
लीफी शूट, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एपेक्स पर प्रेजेंट। फिर वही सब होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट किस में डेवलप होगा, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट के कितने पार्ट हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। एंड एक लाइन जो है यहाँ पर कि स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलाबोरेट देन इन लिवरवर्ट। कैसे, जैसे अभी हमने क्या कहा था कि इन जनरल ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट मेन होता है, स्पोरोफाइट जो है वो मेन नहीं होता, क्योंकि स्पोरोफाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है। और स्पोरोफाइटिक बॉडी गैमेटोफाइट के ऊपर ही लगा होता है, जैसा कि इस डायग्राम आप देख सकते हो, देख लो ये स्पोरोफाइट है, किसके ऊपर लगा हुआ है, गैमेटोफाइट के ऊपर लगा हुआ है। तो और इसके पार्ट देखो, कैप्सूल है, सीटा है, और यहाँ पर जहाँ से अटैच होगा वो फुट। कि ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से क्यों अटैच होता है, ताकि वो वहां से क्या ले सके, न्यूट्रिशन ले सके। लेकिन यहाँ पर किस मायनों में लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर किस मायनों में लिखा हुआ है कि मॉसेस, सॉरी, ये कैप्सूल बियर, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस आर मोर इलेबोरेट देन इन द लिवर, क्योंकि मॉसेस के जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, वो थोड़े बहुत फोटोसिंथेसिस करते हैं, थोड़ा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। जैसे ये फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया में कुछ फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं, तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट होता है लिवर वर्ट के रिगार्डिंग। लिवर वर्ट में कोई भी सेल स्पोरोफाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अब कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स डेवलप होते हैं, उस स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा, तो आप यहाँ पर ये याद रखिए कि लिवर वर्ट में एक सिंपल मेथड होता है डिस्पर्सल का, है ना, मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब करेंगे तो कैप्सूल रप्चर हो जाएगा, और वो कैप्सूल जो है, कैप्सूल लिबरेट कर देगा किसको, कैप्सूल लिबरेट कर देगा स्पोर्स को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इलाबोरेट मैकेनिज्म, काफी डेवलप्ड मैकेनिज्म है फूड के, उसके स्पोर्स के डिस्पर्सन। तो ये इनके अलग अलग मेथड होते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ा। इनके 3 एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ पर 5 एग्जाम्पल टोटल किया। एक लिवर वर्ड का एग्जाम्पल रिक्सिया जो कि मोनोसियस होता है, और मार्केंसिया जो कि डायोसियस होता है, और 3 एग्जाम्पल इसके, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम एंड स्पैंग। तो ये आज हमने कवर कर लिया ब्रायोफाइट। अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कौन सा, टेरिडोफाइट। तो इसको आपको लेक्चर को अच्छे से सुनना है और एनसीईआरटी पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करनी है। 2-3 बार सुनेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे सारी चीजें, क्योंकि देखो मैं आपको साथ साथ क्या करता जा रहा हूँ, कंपेयर भी कर रहा हूँ कि एलगी से किस मायनों में ये थोड़ा अलग है। फिर हम देखेंगे किस मायनों में टेरिडोफाइट जो है इससे अलग। तो इस तरह से यदि आप लेक्चर्स को सुनेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आने लगेगी। थैंक यू वेरी मच।